जैसा कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे, किस प्रकार से वियतनाम का जो है राष्ट्रीय आंदोलन स्टार्ट हुआ और उससे देखा देखी जापान में भी, चीन में भी कुछ आंदोलन से सुधार हुआ। देखते हैं हम लोग कम्युनिस्ट आंदोलन और वियतनामी राष्ट्रवाद। ठीक है, 1930 के दशक में आई महामंदी ने वियतनाम पर भी गहरा असर डाला। रबर और चावल के दाम गिर गए। जहां महामंदी आया तो उसमें क्या हुआ, रबर और चावल का दाम गिर गया और कर्जा बढ़ने लगा। चारों तरफ बेरोजगारी और ग्रामीण विद्रोहों का बोलबाला था। चारों तरफ क्या हो गया था मंदी में कि बेरोजगारी भी आ गया, लोगों के पास रोजगार नहीं था और गांव वगैरह में विद्रोह ज्यादा होने लगा था। अंधे, अन और हा तीन प्रांतों में भी ऐसे ही आंदोलन हुए। ये सबसे गरीब प्रांत थे। क्या नाम था? अंगे, अन और हा, ये तीन को प्रांत था। तीनों प्रांत में क्या हुआ, आंदोलन खूब जोर शोर से था। ये सबसे गरीब प्रांत थे और रेडिकल आंदोलन की एक लंबी परंपरा चली आ रही थी यहाँ पे, जिसके कारण उन्हें वियतनाम की लपाती चिंगारी कहा जाता था। मतलब यहाँ पहले से आंदोलन चल ही रहा था और वियतनाम में आंदोलन हुआ तो ये कहते हैं क्या कि वियतनाम का आंदोलन इसमें लपलपा गया। दैट मीन्स ले लिया, यानी वहां आग लगा हुआ है, उस आग में और आग लगा दिया जाएगा तो क्या होगा, आग तो ज्यादा पनप जाएगा। वही बात हुआ। जब भी बड़ा संकट आता था तो सबसे पहले वही असंतोष का ज्वाला भड़कती थी। फ्रांसीसियों ने इन बगावतों को शक्ति से कुचल डाला। यहाँ तक कि जुलूसों पर हवाई जहाजों से भी बमबारी की गई। क्या किया गया? जुलूस पर हवाई जहाज से बमबारी हुआ ताकि वहां कोई अपना आंख नजर उठा न सके। फरवरी 1930 में ही हो ची मिन्ह ने राष्ट्रवादियों के अलग थलग समूह को, गुटों को एकजुट करके वियतनामी कम्युनिस्ट यानी वियतनाम कांग सान देन पार्टी की स्थापना की। तब क्या हुआ फरवरी 1930 में, जिसका नाम था हो ची मिन्ह, राष्ट्रवादी आंदोलन वाले थे ये, जो तो क्या थे, वियतनाम में कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया जिसका नाम था वियतनाम कांग सान देन। और यह पार्टी का स्थापना जिसे वादे में इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का नाम दिया गया, जिसको बाद में क्या किया गया भाई, तो इसका नाम दिया गया इंडो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। हो ची मिन्ह यूरोपीय कम्युनिस्ट पार्टियों के उग्र आंदोलन से काफी प्रभावित थे। हो ची मिन्ह जो थे, जो यूरोपीय लोग, जो यूरोप में जो कम्युनिस्ट लोग आंदोलन करते थे उनके बारे में बड़ा अच्छा जानकार था इनके पास और इससे प्रभावित भी थी। 1940 में जापान ने वियतनाम पर कब्जा कर लिया। और तब क्या 1940 में जापान कब्जा कर लिया किस पर, वियतनाम पे। जापान पूरे दक्षिण पूर्व एशिया पर कब्जा करना चाहता था। जापान चाहता था कि पूरा दक्षिण पूर्व एशिया पर उसका कब्जा रहे। ऐसे में अब राष्ट्रवादियों को फ्रांसीसियों के साथ साथ जापानियों से भी लोहा लेना था। मतलब अब वियतनाम में जो राष्ट्रवादी थे उनको किससे लोहा लेना था, मतलब लड़ना किससे था, जापानी के, मतलब फ्रांसीसी के साथ साथ जापानियों के साथ, है कि नहीं। अच्छा, बाद में वियत मिन्ह के नाम से जानी गई लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम यानी वियतनाम स्वतंत्रता लीग ने जापानी कब्जे को मुंह तोड़ जवाब दिया। ये गठन था जिसका नाम था इंडिपेंडेंस या लीग फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ वियतनाम। ये लोग खूब बढ़िया से जवाब दिए किसको, जापान को, मुंह तोड़। और सितंबर 1945 में हनोई को आजाद करा लिया और हनोई जगह को आजाद करा लिया। इसके बाद वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना की गई और हो ची मिन्ह को उसका अध्यक्ष बनाया गया। और उसके बाद वियतनाम को क्या किया, धीरे धीरे करके वियतनाम लोकतंत्र को, गणराज्य को अपना आजाद कराया और उस गणराज्य का स्थापना करके हो ची मिन्ह को ही उसका क्या बनाया गया, अध्यक्ष। वियतनाम गणराज्य, नए गणराज्य के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी। फ्रांसीसी शासक सम्राट बाओ दाई को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हुए देश पर कब्जा जमाए रखने की कोशिश कर रहे थे। फ्रांसीसी हमले को देखते हुए वियतमिन्ह के सदस्यों को पहाड़ी इलाकों में शरण लेनी पड़ी। 8 साल तक चली लड़ाई में आखिरकार फ्रांसीसियों को दिएन बिएन फूके मोर्चे पर मुंह की खानी पड़ी। मुंह की मतलब लड़ाई में हारना पड़ा, है ना, किसको, फ्रांसीसी को। क्योंकि ये लोग किसी व्यक्ति के लिए नहीं लड़ रहे थे, ये लोग अपने लिए लड़ रहे थे। जब आप किसी भी चीज को, चाहे पढ़ाई हो, चाहे घर में कोई काम हो, अगर किसी भी चीज को आप अपने लिए करोगे ना तो बड़ा अच्छे ढंग से आप करते हो, क्योंकि उसमें आपका दिमाग भी काम करता है। जिस दिन आप दूसरे के लिए करोगे तो सोचो जितना वेतन देगा उतना काम करेगी, है ना। तो जैसे आप पढ़ाई करते हो, सोचते हो क्या कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूं, तो आप ज्यादा से ज्यादा पढ़ते हो, है ना। यही चीज यहाँ पे बोला गया।
और ये लोग इस तरह से फ्रांसीसी को हरा के भगाए। फ्रांसीसी सेनाओं ने के सर्वोच्च कमांडर जनरल हेनरी नवारे ने 1953 में ऐलान किया था कि उसकी सेना जल्दी ही विजयी होगी, लेकिन 7 में 1954 को वियत मिन ने फ्रांसीसी एक्सपीडिशनरी कोर के बहुत सारे सैनिकों को मार गिराया और 16,000 से ज्यादा को कैद कर लिया। एक जनरल, 16 कर्नल और 1749 अफसर सहित पूरे कमांडिंग दस्तों को पकड़ लिया। किसका? फ्रांस का। और ये जब होंगे इतने बड़े सैनिक के रूप में अगर गिरफ्तार और मारे जाएंगे तो क्या होगा? देखो, फ्रांसीसियों की पराजय के बाद जिनेवा में चली शांति वार्ताओं में वियतनामियों को देश विभाजन का प्रस्ताव मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम 2 अलग अलग देश बन गए। उत्तरी भाग में हो ची मिन और कम्युनिस्ट की सत्ता स्थापित हुई, जबकि दक्षिण में वियतनाम में बाओ डाई की सत्ता बनी। मतलब इस आंदोलन के बावजूद जब फ्रांस हारने लगा तो इसको क्या किया? 2 पार्ट में तोड़ दिया, एक उत्तरी वियतनाम, एक दक्षिणी वियतनाम। जिस प्रकार हमारा देश आजाद तो हुआ, लेकिन इसको 2 पार्ट में तोड़ दिया गया, एक पाकिस्तान और दूसरा हिंदुस्तान। इस बंटवारे से पूरा वियतनाम युद्ध के मोर्चे में तब्दील होकर रह गया। देश के अपने ही लोगों और पर्यावरण की तबाही होने लगी। कुछ समय बाद गो दिन दिएम के नेतृत्व में हुए तख्तापलट में बाओ डाई को गद्दी से हटा दिया गया और इसके बाद दिएम की अगुवाई में एक और दमनकारी का व निरंकुश शासन की स्थापना हुई। इसका विरोध करने वाले को कम्युनिस्ट कहकर जेल में डाल दिया जाता था या मार दिया जाता था। दिएम ने अध्यादेश 10 को भी नहीं हटाया, जिसमें ईसाई धर्म को तो मान्यता दी गई थी, लेकिन बौद्ध धर्म को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था। उसके तानाशाही शासन के खिलाफ नेशनल लिबरेशन फ्रंट के नाम से एक व्यापक मोर्चा बनाया गया। मतलब यहाँ पे जो शासक बनाया गया था उसको क्या किया? उसको भी मार दिया, मार के हटा दिया। और उसके बाद कहाँ पे जब बंटवारा हुआ तो बंटवारा में तुमको दक्षिण वियतनाम का, ठीक है, बाओ डाई को बनाया गया दक्षिण वियतनाम को, और दक्षिण वियतनाम में ही, उत्तरी वियतनाम में तो हो ची मिन को बनाया गया था, और यहाँ पे दक्षिण वियतनाम में से इसको गद्दी पर से उतार के और फिर वो एक ऐसा शासक बैठा, निरंकुश शासक, जो बहुत ही मतलब कहो कि दिक्कत था, लोगों को दिक्कत करता था। और यहाँ जो अध्यादेश था, दिएम अध्यादेश से जो फ्रांसीसी लोग लगाए हुए थे, उस अध्यादेश को भी नहीं हटाया। और उसमें था कि क्रिश्चियन धर्म को मानना है, बौद्ध धर्म को मानना नहीं है, जो मानेगा वो गैर कानूनी होगा, और खूब सारा तानाशाही शासन अपना चला रहा था। उत्तरी वियतनाम में हो ची मिन के नेतृत्व वाली सरकार की सहायता से एनएलएफ ने देश के एकीकरण के लिए आवाज उठाई। तब उत्तरी वियतनाम में जो हो ची मिन था उसका नेतृत्व में ही चल रहा था, जिसका नाम था एनएलएफ, है ना। और ये पूरे दोनों देश को, जो उत्तरी वियतनाम दक्षिण वियतनाम का एकीकरण करने चाह रहा था। अमेरिका इस गठबंधन की बढ़ती ताकत और उसके प्रस्तावों से भयभीत था, कहीं पूरे वियतनाम पर कम्युनिस्ट का कब्जा न हो जाए। इस भय से अमेरिका ने अपने फौजों और गोला बारूद वियतनाम में तैनात करना शुरू कर दिया। अमेरिका इस खतरे से सख्ती से निपटना चाहता था। मतलब अमेरिका देखा कि अगर ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या होगा कि इनका ताकत ज्यादा हो जाएगा और फिर हम लोगों से हेल्प नहीं लेगा, इसलिए वियतनाम को दोनों को एकजुट नहीं होने दिए। अमेरिका क्या किया? अपना सैनिक वहां उतार दिया, बारूद उतार दिया। अब युद्ध में अमेरिका का प्रवेश। अमेरिका के भी युद्ध में कूद पड़ने से वियतनाम में एक नया दौर शुरू हुआ, जो वियतनामियों के साथ साथ अमेरिकियों के लिए भी बहुत महंगा साबित हुआ। 1965 से 72 के बीच अमेरिका के 34,03,100 सैनिकों ने वियतनाम में काम किया, जिसमें 7,484 महिलाएं थी। हालांकि अमेरिका के पास एक से बढ़कर एक आधुनिक साधन और बेहतरीन चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध थी, फिर भी उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए। लगभग 47,244 सैनिक मारे गए और 3,03,704 घायल हुए। इस तरह से अमेरिका के पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी, अच्छे टेक्नोलॉजी का हथियार था, फिर भी और क्या कहता है, चिकित्सा साधन भी बहुत अच्छा था, फिर भी वियतनामियों के सामने वो लोग लगभग हारने जैसा थे। अमेरिका के साथ संघर्ष का यह दौर काफी यातनापूर्ण और निर्मम रहा। इस युद्ध में बड़े बड़े हथियारों और टैंकों से लैस हजारों अमेरिकी सैनिक वियतनाम में झोंक दिए गए थे। उनके पास B-52 बम वर्षक विमान भी मौजूद थे, जिन्हें उस समय दुनिया का सबसे खतरनाक युद्धक विमान माना जाता था। चौतरफा हमलों और रासायनिक हथियारों के बेतहाशा इस्तेमाल से असंख्य गांव नष्ट हो गए
और विशाल जंगल तहस नहस कर दिए गए। अमेरिकी फौजों ने नापाम एजेंट और ऑरेंज और फास्फोरस बम जैसे घातक रासायनिक हथियारों का जमकर इस्तेमाल किया। इन हमलों से असंख्य साधारण नागरिक मारे गए। मतलब युद्ध होता है कहीं भी किसी भी तरह से तो उसमें नष्ट तो सैनिक मरते ही हैं दोनों तरफ के, लेकिन आम नागरिक भी मारे जाते हैं और साथ साथ वहां का पर्यावरण और वहां का जो जंगल वन और वहां की जो उपजाऊ भूमि है वो सब भी नष्ट होती है। वही चीज वहां भी हुआ। युद्धों का असर अमेरिका में भी साफ महसूस किया जा सकता था। वहां के बहुत सारे लोग इस बात के लिए सरकार का विरोध कर रहे थे कि उसने देश की फौजों को एक ऐसे युद्ध में झोंक दिया है जिसे किसी भी हालत में जीता नहीं जा सकता था। मतलब अमेरिका में यह बात वहां के जनता और वहां के विपक्षी दल यह कहते थे कि हमारे सैनिकों को ऐसे जगह रख दिया गया है, झोंक दिया गया है जहां जीतना जिस युद्ध को बहुत आसान नहीं है। जब युवाओं को भी सेना में भर्ती किया जाने लगा तो लोगों का गुस्सा और बढ़ गया, पर विश्वविद्यालयी स्नातकों को अनिवार्य सैनिक सेवा से मुक्त रखा गया था। इसका अर्थ है कि जिन्हें मोर्चे पर भेजा जा रहा था उनमें से बहुत सारे नौजवान समाज के अभिजात वर्ग के नहीं थे, इसलिए सरकार को उनमें कोई हमदर्दी नहीं थी। मोर्चे पर भेजे जाने वाले में ज्यादातर अल्पसंख्यक और गरीब मेहनतकश के बच्चे थे। मतलब ज्यादा अमीर घराने से बच्चे नहीं थे इस भर्ती में। कौन थे? बहुत ही गरीब और मेहनतकश मजदूर वर्गों के बच्चे। इस युद्ध के प्रति समर्थन और विरोध के स्वरों को बुलंद करने में अमेरिकी मीडिया और फिल्मों ने भी एक अहम भूमिका अदा की थी। हॉलीवुड में युद्ध के समर्थन में कई फिल्में बनी। 1968 में जॉन वेन की फिल्म ग्रीन बोरेट्स इसी प्रकार की फिल्म थी। बहुत सारे लोगों ने इस बात को रेखांकित किया। यह एक तर्कहीन प्रोपेगेंडा यानी प्रचार केंद्रित फिल्म थी जिसने बहुत सारे युवाओं को युद्ध में अपनी जान गंवाने के लिए उकसाया। कई फिल्म में इस युद्ध के बारे में सरकार की नीति का विरोध करती नजर आती थी। उनमें इस युद्ध के कारणों की तफ्तीश करने पर प्रयास किया जाता था। अमेरिका में इस युद्ध से कितना भ्रम पैदा हुआ था कि इस बात को जॉन फोर्ड कपोला की फिल्म एपोकैलिप्टिस नाउ अच्छी तरह समझा जा सकता है। मतलब यह जो अमेरिका में चल रहा था यह सब पर एक फिल्म बना के दर्शाया जा रहा था। नौजवानों को भर्ती के लिए क्या कह रहा था, कुछ फिल्म बनाता, वो फिल्म को दिखाया था जिससे नौजवान उत्साहित हो और जाके आर्मी में मतलब अमेरिका की आर्मी में भर्ती हो, है ना। और कुछ ऐसे लोग भ्रमित हो गए थे, डर भी गए थे। उसको एक अलग फिल्म जिसका नाम था जॉन फोर्ड कपोला का फिल्म बना हुआ था जिसका नाम था एपोकैलिप्टिस नाउ जो 1979 में था बना हुआ। यह फिल्म में दिखाया गया किस तरह से लोग भ्रमित हैं। यह युद्ध इसलिए शुरू हुआ था क्योंकि अमेरिकी नीति निर्माता इस बात को लेकर चिंतित थे कि अगर हो ची मिन्ह की सरकार अपनी योजनाओं का कामयाब हो गई तो आसपास के दूसरे देशों में भी कम्युनिस्ट सरकार स्थापित हो जाएगी। मतलब अमेरिका यह देख रहा था कि कम्युनिस्ट सरकार मतलब हो ची मिन्ह जो है उत्तरी वियतनाम में जिस तरह से ले आया अगर दक्षिणी वियतनाम में भी ले आता है तो उस तरह से आसपास के और भी इलाके यानी देशों में भी वह कम्युनिस्ट सरकार ले आएगा। तो क्या होगा, अमेरिका का तानाशाही नहीं चलेगा। इसके चलते यह जो है क्या किया कि कम्युनिस्ट को नष्ट करने के लिए युद्ध किया। पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रवाद की शक्ति और ऊर्जा से लैस लोग किस हद तक जा सकते हैं, अपने घर बार को त्याग कर कैसे भयानक परिस्थिति में रह सकते हैं और अपनी आजादी की लड़ाई लड़ सकते हैं। वे दुनिया के सबसे विकसित और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित देश का मुकाबला करने के लिए तैयार एक छोटे से देश की ताकत को बहुत कम करके आंक रहे थे। मतलब वियतनाम छोटा देश है, वो सोच रहे थे कि इसके पास क्या होगा, कुछ नहीं, लेकिन वहां मेन था लोगों के पास अपना हिम्मत। हमने बताया इस बात को, जिस दिन आप में से कोई भी आप अपने लिए पढ़ोगे, अपने ज्ञान के लिए पढ़ोगे, अपने आगे की लाइफ बनाने के लिए पढ़ोगे, देखोगे पढ़ने में गजब मजा आएगा। ठीक उसी ढंग से यह युद्ध जो लड़ा गया था, इनके पास कोई आधुनिक हथियार नहीं था, इनके पास किसी प्रकार का कोई टेक्नोलॉजिकल नीति नहीं था, कोई सही रंग का रणनीति चलाने वाला नहीं था और अमेरिका के पास सब था। फिर भी ये लोग वो छोटे छोटे हथियार से ही अमेरिका के कई सैनिकों, लाखों के लाखों सैनिकों को मार गिरा है और उनको भगाने में
तत्पर हुए। देखो और क्या हो रहा है। हो ची मिन्ह मार्ग को देखने पर इस बात को अच्छी तरह समझा जा सकता है कि वियतनामियों ने अमेरिका के विरुद्ध किस तरह लोहा लिया। इससे यह भी पता चलता है कि वियतनाम के लोग अपने सीमित संसाधनों का भी कितना सूझबूझ से इस्तेमाल करना जानते थे। फुटपाथों और सड़कों के इस विशाल नेटवर्क के जरिए देश के उत्तर से दक्षिण की ओर सैनिकों व रसद भेजी जाती थी। 50 के दशक के आखिर में इस मार्ग को काफी बेहतर बना दिया था और 1967 के बाद हर महीने लगभग 20,000 उत्तरी वियतनामी सैनिक इसी रास्ते से होते हुए दक्षिणी वियतनाम पहुंचने लगे। मतलब यहाँ पे जो रास्ता था एक जिससे उत्तरी दक्षिणी वियतनाम को जोड़ा जाए, उस रास्ता को पहले पक्का रास्ता धीरे धीरे बना लिया गया। 1967 में प्रत्येक महीने 20,000 उत्तरी वियतनाम से दक्षिणी वियतनाम भेजा ताकि अमेरिका के सैनिकों से लड़ सके। इस मार्ग पर जगह जगह छोटे सैनिक अड्डे और अस्पताल बने हुए थे। कुछ इलाकों में माल ढुलाई के लिए ट्रकों का इस्तेमाल भी किया जाता था, लेकिन ज्यादातर यह काम कूली करते थे, जिनमें ज्यादातर औरतें होती थी। इस तरह के कूली औरत मर्द लगभग 25 किलो सामान पीठ पर या लगभग 70 किलो सामान साइकिलों पर लेकर निकल जाते थे। मतलब जुनून था इन लोगों के पास। क्या जुनून था कि हमारा देश पर अमेरिका कब्जा न करे। इसके चलते यहाँ के महिलाएं पुरुष सब भिड़ गए थे युद्ध में। इस मार्ग का ज्यादातर हिस्सा वियतनाम के बाहर लाओस और कंबोडिया में पड़ता था और उसके कई सिरे दक्षिण वियतनाम में पहुंच जाते थे। अमेरिकी टुकड़ियों ने वियतनामी सैनिकों के लिए रसद की आपूर्ति को बंद करने के लिए इस मार्ग पर कई बार बम बरसाए, पर बेहिसाब बमबारी के बावजूद वे इस सप्लाई लाइन को ध्वस्त नहीं कर पाई। अमेरिकी इस मार्ग को इसलिए नहीं तोड़ पाई क्योंकि वहां के लोग हर हमले के बाद उसकी फौरन मरम्मत कराते। मतलब ये रास्ता जरूरी था, इसलिए रास्ता का ऊपर कितना बम गिरा, लेकिन वो बम गिरते गिरते पर भी ये लोग क्या करते, जैसे ही बम गिरा टूटा फूटा रोड को फिर से वो मरम्मत कर देते। चूंकि वहां आदमी थे, सैनिक थे और वो रोड बन जाना जरूरी था क्योंकि वहीं से रसद जाता, वहीं से सैनिक जाते, वहीं से सब कुछ जाते। तो ये अच्छा, यहाँ बीच बीच में छोटा छोटा सा एक तो जो डब्बा में लिखा हुआ ऑरेंज कलर का, पिंक कलर का, ब्लू कलर का, इसको आपको खुद पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि उसको समझाने की जरूरत नहीं है, वो आपके लिए बहुत अच्छी शब्दों में समझाया है। जो बीच बीच में कोई आए जैसे हो ची मिन्ह है कौन, उनके बारे में डिस्क्रिप्शन करके बताया गया, इसको आपको खुद पढ़ना है। ठीक है, अब देखते हैं राष्ट्र और उसके नायक। 7वां पॉइंट, सामाजिक आंदोलन को देखने का एक पैमाना यह होता है कि उससे समाज को विभिन्न तबकों पर क्या असर पड़ता है। आइए देखें कि वियतनाम के साम्राज्यवाद विरोधी आंदोलन में औरतें की क्या भूमिका रही। इससे राष्ट्रवादी विचारधारा के बारे में हमें क्या पता चलता है। देखते हैं औरत क्या की। विद्रोही औरतें पारंपरिक रूप में चीन के मुकाबले वियतनाम में औरतों का ज्यादा बराबरी वाला दर्जा मिलता था। मतलब जिस प्रकार से देखे कि चीन के मुकाबले अगर देखा जाए वियतनाम में, तो वियतनाम में औरतों को ज्यादा बराबरी हासिल था। खासतौर पर निचले तबके में फिर भी औरतों की स्थिति पुरुषों के मुकाबले कमजोर तो थी। मतलब भले इनको जो है बराबर का दर्जा मिला था, लेकिन फिर भी इनकी स्थिति गड़बड़ थी। वे अपने भविष्य के बारे में अहम फैसले नहीं ले सकती थी, न ही सार्वजनिक जीवन में उनका कोई खास दखल होता था। मतलब सरकारी स्थिति में कोई प्रकार का उनका दखल नहीं था। जैसे जैसे वियतनाम में राष्ट्रवादी आंदोलन जोर पकड़ने लगा, समाज में महिलाओं की हैसियत व स्थिति पर भी सवाल उठने लगा और स्त्रीत्व की एक नई छवि सामने आने लगी। साहित्यकार और राजनीतिक विचारक विद्रोह में हिस्सा लेने वाली महिलाओं को आदर्श के रूप में पेश करने लगे। मतलब महिलाओं का दशा को भी बताया जाने लगा कि ये कितनी हम लोगों के लिए हेल्पफुल है, मददगार है। 1930 के नहांत लिन द्वारा लिखे गए एक प्रसिद्ध उपन्यास से वियतनाम में काफी विवाद पैदा हो गया। इस उपन्यास की नायिका एक ऐसे व्यक्ति के साथ रहने से इनकार कर लेती है जिसके साथ जबरन उसका विवाह कर दिया गया था। उसे छोड़कर अपनी पसंद के किसी और व्यक्ति के विवाह कर लेती है। यह व्यक्ति राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय है। यह सोच सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं के विरुद्ध एक बगावत थी। यह इस बात का संकेत था कि वियतनामी समाज में और अब एक नई सोच के साथ आगे बढ़ना चाहती थी। मतलब इसमें यह दिखाया गया था कि एक सिंपल, एक साधारण परिवार की जो महिला थी उसका शादी कर दिया गया था किसी एक अलग व्यक्ति से, जब वह राष्ट्रवादी आंदोलन से जुड़ा हुआ व्यक्ति के साथ चली गई और उससे शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी और उसके साथ रहने के लिए विवश नहीं थी। इस तरह से एक नया समाज का दर्शाया गया था। गुजरे जमाने में के नायक
पुराने जमाने के विद्रोही औरतों का भी महिमा मंडन किया जाने लगा। 1913 में राष्ट्रीयवादी नेताओं फान बोई चाओ ने 39 से 43 ईस्वी में चीनी कब्जे के विरुद्ध युद्ध छोड़ने वाली ट्रंग बहनों के जीवन पर एक नाटक लिखा। इस नाटक में उन्होंने दिखाया कि इन बहनों ने वियतनामी राष्ट्र के चीनियों से मुक्त कराने के लिए देशभक्ति के भाव से कैसे कैसे कारनामे किए थे। उनकी बगावत की असली वजह क्या थी, इस बारे में बहुत सारे विचारकों की राय भिन्न रही, लेकिन फान के नाटक के बाद उनको आदर्श के रूप में पेश किया जाने लगा और उनका गुणगान किया जाने लगा। वियतनामियों को अपराजय, इच्छा शक्ति और गहन देशभक्ति के प्रतीक के रूप में पेंटिंग्स, नाटकों और उपन्यासों में उनका महिमंडन होने लगा। बताया जाता है कि ट्रंग बहनों ने 30,000 सैनिकों की फौज जुटा ली थी। उन्होंने चीनियों का 2 साल तक मुकाबला किया और अंत में जब उन्हें अपनी पराजय निश्चित दिखाई देने लगी तो शत्रु के सामने आत्मसमर्पण करने के बजाय उन्होंने खुदकुशी कर ली। ये टांग बहनें क्या थी भाई? ये मतलब किस प्रकार से हमारा चीन के साथ जो युद्ध हुआ, चीन में जो युद्ध हुआ, तो चीनियों के साथ युद्ध में किस प्रकार से लड़ाई की और कैसे अपना सैनिक बनाई, कैसे लड़ी, इसके पर एक कहानी लिखकर जो है दर्शाया जाने लगा। इससे क्या पता चला कि उनमें वहां की उस समय की महिलाओं को उत्साह जगाने के लिए ये सब छोटा छोटा उपन्यास लिखा जाने लगा। अतीत की अन्य विद्रोहिनियों भी व्यापक राष्ट्रवादी आख्यान का हिस्सा थी। इनमें त्रियु आयु सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित रही। 3री सदी में पैदा होने वाली त्रियु बचपन में ही यतीम हो गई थी। माँ बाप के मरने के बाद वह अपने भाई के साथ रहने लगी। बड़ी होने पर उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और जंगलों में चली गई। वहां वे रहकर उन्होंने एक विशाल सेना गठन किया और चीनियों के वर्चस्व को चुनौती दी। इस संघर्ष के अंत में जब उनकी सेना हार गई तो उन्होंने पानी में डूबकर अपनी जान दे दी थी। वियतनामियों के लिए वह देश के मान की रक्षा करते हुए जान देने वाली शहीद ही नहीं बल्कि एक देवी बन गई थी। लोगों को साहस पूर्वक आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हुए राष्ट्रवादियों ने उनकी छवि को खूब प्रचार किया। मतलब ये भी एक प्रकार का प्रचार दिखाया कि अभी की महिलाएं भी अब राष्ट्रवादी आंदोलन में शामिल हो सके। इस तरह से जिस प्रकार से यहाँ पे जो है एक और महिला के बारे में बताया गया था, त्रियु आयु। ठीक है, अच्छा, योद्धा औरतें, मतलब औरत भी युद्ध कर दी। देखो 1960 के दशक में पत्र पत्रिकाओं में दुश्मन से लोहा लेती योद्धा औरतों की तस्वीरें बड़ी संख्या में छपने लगी। इन तस्वीरों में स्थानीय प्रहरी दस्ते की औरतों को हवाई जहाजों को मार गिराते हुए दर्शाया जाता था। मतलब कैसे दिखाया जाता था कि एक नीचे की महिला जो है किस प्रकार से हवाई जहाज को भी मारकर गिरा दी। उनको युवा, बहादुर और समर्पित योद्धाओं के रूप में चित्रित किया जाता था। इस बारे में कहानियां छपने लगी कि सेना में शामिल होने और राइफल उठाने का मौका मिलने से वे कितना खुश महसूस करती है। कुछ कहानियों में बताया जाता है कि किस अप्रतिम वीरता का परिचय देते हुए किसी महिला सैनिक ने अकेले ही शत्रुओं को मार गिराया। न्यूएन थी स्वान नामक महिला के बारे में बताया जाता था कि उसके पास केवल 20 गोलियां थी, लेकिन इन्हीं के सहारे उसने एक जेट विमान को मार गिराया था। मतलब 20 गोलियां हैं और कई सैनिक सामने होंगे, उससे लड़ते लड़ते भी एक जेट विमान को क्या की महिला, तो उसको गिरा दी, यानी विस्फोट करके उसको गिरा दी। औरत को सिर्फ योद्धा के रूप में ही नहीं बल्कि कामगारों के रूप में भी पेश किया जाता है। बहुत सारी तस्वीरों में औरतों को एक हाथ में राइफल और दूसरे हाथ में हथौड़ा लिए दिखाया जाता। चाहे बूढ़ी हो या जवान, औरतों को निस्वार्थ भाव से देश रक्षा के लिए समर्पित नागरिकों के रूप में पेश किया जाने लगा था। जब 60 के दशक में बड़ी संख्या में सैनिक मारे जाने लगे थे तो औरत से भी ज्यादा तादाद में सेना में भर्ती होने लगा। मतलब कहने का मतलब जब पुरुष बहुत सारे मर रहे थे तो उसमें सेना में भर्ती महिलाओं को भी किया गया ताकि महिला भी लड़ सके, है ना, और सैनिकों की संख्या कम न हो। बहुत सारी औरतों ने इस आह्वान को गंभीरता से लिया और प्रतिरोध आंदोलन में शामिल हो गई। वे घायल की मरहम पट्टी करने, भूमिगत कमरे और सुरंगे बनाने में और दुश्मनों से मोर्चा लेने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। हो ची मिन्ह मार्ग पर देश के युवा वॉलंटियरों ने 2195 किलोमीटर लंबी महत्वपूर्ण सड़कों पर लगातार पहरा दिया और 2500 ठिकानों में की हिफाजत की। उन्होंने 6 हवाई पट्टियां बनाई, 10,000 बम
का बर्बाद किया, हजारों किलोग्राम माल ढोया, हथियार व गोला बारूद की सप्लाई जारी रखी और 15 जहाजों को मार गिरा। 1965 से 75 के बीच इस मार्ग पर काम करने वाले युवाओं में से 70 से 80% लड़कियां थी। एक सैनिक इतिहासकार का कहना है कि वियतनाम की सेना मिलिशिया यानी नागरिक सेना, स्थानीय दस्तों और पेशेवर टोलियों में 15 लाख औरतें काम करती थी। कहने का मतलब पुरुष से ज्यादा महिला सैनिक यहाँ वियतनाम में काम कर रही थी ताकि युद्ध को जीता जा सके। शांति के समय औरतें, उत्तर के दशक तक आते आते शांति प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। युद्ध समाप्त होने के आसार दिखाई देने लगे थे। इसके बाद औरतों को योद्धाओं के रूप में पेश करने का चलन खत्म होने लगा। अब औरतों को मजदूरों के रूप में ज्यादा पेश किया जाने लगा। उन्हें सैनिकों के रूप में नहीं बल्कि कृषि कोऑपरेटिवों, कारखानों, उत्पादक इकाइयों आदि में भेजा जाने लगा। अब मतलब महिलाओं को युद्ध के सैनिक के रूप में न रखकर उनको सहयोगियों या कामगारों के रूप में रखा गया। युद्ध की समाप्ति, युद्ध के लंबा खींचते जाने के अमेरिका में भी लोग सरकार के खिलाफ बोलने लगे थे। यह साफ दिखाई दे रहा था कि अमेरिका अपने लक्ष्य को हासिल करने में विफल रहा। अमेरिका न तो वियतनामियों के प्रतिरोध को कुचल पाया था और न ही अमेरिकी कार्रवाई के लिए वियतनामी जनता का समर्थन प्राप्त कर पाया। मतलब अमेरिका जो यहाँ युद्ध किया उस युद्ध में न तो जीता और न ही अमेरिका के वियतनाम के जनता को अपना समर्थन में ले पाया। इस दौरान हजारों नौजवान अमेरिकी सिपाही अपनी जान गंवा चुके थे और असंख्य वियतनामी नागरिक मारे जा चुके थे। इस युद्ध को पहला टेलीविजन युद्ध कहा जाता है। इसको पहला क्या कहा जाता है? टेलीविजन युद्ध। युद्ध के दृश्य पर रोज समाचार कार्यक्रमों में टेलीविजन के पर्दे पर प्रसारित किए जाते थे। अमेरिकी कुकृत्यों को देखकर बहुत सारे लोगों का अमेरिका से मोह भोग भंग हो चुका था और मैरी मैकार्थी जैसे लेखक या जेन फोंडा जैसे कलाकारों ने तो उत्तरी वियतनाम का दौरा भी किया और अपने देश की रक्षा के लिए वियतनामियों द्वारा दिए गए बलिदान की भूरी प्रशंसा की। और राजनीतिक सिद्धांतकारों नोम चॉम्स्की ने इस युद्ध को शांति के लिए, राष्ट्रीय आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिए भी बड़ी खतरा बताया। मतलब यह युद्ध जो अमेरिका के साथ लड़ा गया, इसमें दिखाया गया कि किस तरह अपने देश को बचाने के लिए, अपने देश पर समर्पण दिखाने के लिए किस तरह से यहाँ वियतनाम के सैनिक जो है वह युद्ध के लिए अपने ऊपर पूर्णतः समर्पित थे। और यह लेकिन फिर भी ये क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सहयोगिता के लिए बहुत बड़ा खतरा था कि अगर कोई व्यक्ति किसी जगह पे ऐसा कुछ करता है तो पूरे लोग मिलकर उसका विरोध कर सकते हैं। सरकारी नीति के खिलाफ व्यापक प्रतिक्रियाओं ने युद्ध खत्म करने के प्रयासों को और बल प्रदान किया। जनवरी 1974 में पेरिस में एक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। इन समझौतों में अमेरिका के साथ चला और आ रहा टकराव तो खत्म हो गया, लेकिन साइगन शासन और एनएलएफ के बीच टकराव जारी रहा। आखिरकार 30 अप्रैल 1975 में एनएलएफ ने राष्ट्रपति के महल पर कब्जा कर लिया और वियतनाम के दोनों हिस्सों को मिलाकर एक राष्ट्र का स्थापना कर दिया गया। और एनएलएफ के द्वारा जो समझौता हुआ उसमें अमेरिका के साथ समझौता खत्म हो जाने के बाद युद्ध चला हल्का उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम में, और उसके बाद पूर्णतः जो है उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम एक होकर जो है एक पूर्ण वियतनाम का घोषणा करके एक पूर्ण वियतनाम बना। इस तरह से लेसन तुम्हारा कंप्लीट होता है। इसमें कुछ क्वेश्चन आंसर है, आप अगर पढ़ोगे तो देखोगे सारा क्वेश्चन आंसर तुमको आता है क्योंकि तुम पढ़े हो। लेसन को पढ़ोगे तो तुमको झट से आंसर दिखाई देगा। ठीक है। अच्छा, एक सबसे बड़ी बात है जो आपको बुक दिया गया, बुक में आप लोग सबको बताया जा रहा है, फिर से कवर जरूर कर लेना है। ठीक है, और अच्छे ढंग से उसको रखना है। ये नहीं कि किताब मिल गया है फ्री में तो उसको जैसे मन तैसे रख दें। ठीक है, किताब को कवर करके, चूंकि जैसे ही कोचिंग खुलेगी आपको बुलाने पर हम सबका बुक सेट मंगाएंगे और देखेंगे किताब तुम्हारा कवर किया हुआ है या नहीं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग को खोज कर निकालना भी है। फिर से बोल देते हैं, सैटरडे को तुम्हारा टेस्ट है। क्या सब्जेक्ट का? साइंस का, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। ठीक है, आप लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का। ठीक है, और तुम लोग इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से कवर करो, उसमें से क्वेश्चन निकाल के पढ़ो, क्योंकि हम लोग उस तरह से क्वेश्चन निकाल के ही देंगे और तुमको बना के लाना है। ओके, बाय।